बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है इसे कनाडा से रिलेटेड भी है, अमेरिका से रिलेटेड भी है, कतर से रिलेटेड है और भी एक दो कंट्रीज है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। उसकी रीज़न ये है, कनाडा की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आई है और अमेरिका को लेके आपको, अगर आप वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं अमेरिका का, तो इस चीज़ का ख्याल आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, जो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा आपके सामने। और कतर के हवाले से ये है कि बहुत सारे लोगों को कतर के हवाले से कन्फ्यूज़न है, वो भी आपकी दूर करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा के हवाले से। अच्छा, पाकिस्तान में जब आप वीज़ा अप्लाई करते थे ना, तो इन केस कोई भी वैसे नॉर्मली होता नहीं था, लेकिन अगर आपको किसी किस्म की कैनेडियन एम्बेसी आपसे कोई वेरिफिकेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन आपसे कोई वेरिफिकेशन मांगती है, या कोई भी मसला मसाइल होता है, कुछ जो यूनिक मसला मसाइल है, कोई डीपली चीज़ आपसे जानना चाहती है एम्बेसी या उनकी इमिग्रेशन, तो आपको अबू धाबी जाना पड़ता था। मतलब आपको आपका कनाडा का जो ऑफिस है वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। इस्लामाबाद में मौजूद था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से बंद कर दिया गया। यार वैसे जो भी होना, इस गवर्नमेंट से चाहे जितने भी इख्तलाफात हों, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे फैसले भी करने शुरू किए हैं इमिग्रेशन के हवाले से। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा, फिनलैंड की एम्बेसी भी ओपन हुई है और अभी कैनेडियन जो ऑफिस है, वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिस है, वो भी वापस आ रहा है। तो एनीवेज, अभी इस्लामाबाद में कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिस है वो दोबारा रीओपन होने जा रहा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये ओपन हो जाएगी। इससे दोनों को फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा और कैनेडियन इमिग्रेशन को भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए वो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। अब भाई उनको भी फ़ायदा है। उनको फ़ायदा ये है कि देखें, आपको फ़ायदा ये है कि अब आपको अबू धाबी नहीं जाना पड़ेगा किसी किस्म की वेरिफिकेशन या कुछ किसी चीज़ के लिए भी। आपके इस्लामाबाद में ऑफिस मौजूद होगा, आप वहाँ पर डायरेक्टली जाकर उनसे जो भी अपना आपका मसला मसाइल है वो हल कर सकते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के, अब फाइल प्रोसेसिंग के हवाले से। अच्छा, उनको क्या फ़ायदा होगा? उनको आपकी नादरा की एक्सेस, एक लिमिटेड एक्सेस, ऐसा नहीं है कि वो मतलब सारा हमारा डाटा उनको मिल जाएगा। एक लिमिटेड एक्सेस जो कि इमिग्रेशन के लिए ज़रूरी होती है, जो चीज़ें उनको नादरा की एक्सेस मिल जाएगी, FIA की एक्सेस मिल जाएगी, जो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड होते हैं ना इदारे पाकिस्तान के, एक लिमिटेड एक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम सारा डाटा उनको उठा के दे देंगे कि भाई यूज़ करो। जो एक लिमिटेड, हमें भी बताया कि हमें कौन सा डाटा देना कौन सा नहीं, तो एक लिमिटेड डाटा उनको दे दिया जाएगा, ताकि अगर कोई बंदा वीज़ा प्रोसेसिंग करता है, मतलब अपनी फ़ाइल करता है, जमा करवाता है, अगर आप झूठ बोलते हैं ना कि यार मेरा तो NTN भी बना हुआ है, मैं टैक्स रिटर्न्स भी पे कर रहा हूँ और मेरी फॉरेन से सैलरी, मतलब जो भी आपने झूठ बोला यार, अगर आप, वैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो यार लिख दो नहीं है या ना अटैच करो, लेकिन झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन को पता चल जाता है। कोई इक्का दुक्का है, मतलब 1% है कि इमिग्रेशन को आप खुद बना लें, अदरवाइज 99% आप खुद ही बनते हैं। इसलिए झूठ कभी ना बोलें, जो भी रियलिटी है ना वो बताएं। मेरा इतना रिफ्यूज़ल्स हैं, मेरा ये वीज़ा लगा, ये नहीं लगा, इस वजह से डिपोर्ट किया, जो भी रियलिटी है ना वो बताएं, क्योंकि उनको पता चल जाता है। इससे मिस रिप्रेजेंट, देखें, वीज़ा रिफ्यूज़ होना इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करके फिर रिफ्यूज़ल लेना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इससे आपको बहुत सारे कंट्रीज़ देखते हैं कि यार ये बंदा अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करता है, इसको वीज़ा नहीं देना, इसका मतलब इसमें कोई फॉल्ट है। तो इस वजह से झूठ ना बोलना करें, हमेशा जो भी रियलिटी है वो बताया करें। कैनेडियन इमिग्रेशन को ये फ़ायदा होगा इससे, अपना ऑफिस इस्लामाबाद में ओपन करने से, आप जो भी अपनी फ़ाइल जमा करवाएंगे ना, उसमें ये होगा कि अगर आपने इन केस को झूठ बोला है तो वो उनके पास एक्सेस होगी नादरा की भी और FIA वगैरह की भी, तो वो उनको पता चल जाएगा और आपको वो रिफ्यूज़ कर देंगे मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से। तो इस चीज़ से अवॉइड करना है आपने। एक अच्छी न्यूज़ भी है पाकिस्तानियों के लिए कि आपको टेंशन नहीं होगी कि यार मेरा वीज़ा ना लगा, मुझे अबू धाबी जाना पड़ेगा, वहाँ पे वीज़ा अगर इनकेस नहीं लगता तो मैं अबू धाबी का वीज़ा लगवाया, टिकट लगवाई, सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। तो ये टेंशन नहीं आपको होगी, आप इजीली इस्लामाबाद जाके प्रोसेस करवा सकेंगे। अच्छा, अब अमेरिका के वीज़ा को लेकर ना कुछ एक कॉम्प्लिकेटिव चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, जिसकी बेस पे आपको वीज़ा मिलता है और जिसकी बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। मतलब यही मेन चीज़ होती है, जिसको DS-160 फॉर्म कहते हैं। ये आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, जो अमेरिका में इंटरेस्टेड है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगा DS-160 फॉर्म क्या है। अच्छा यार, DS-160 फॉर्म जो है ना, ये एक सबसे बड़ी गलती जो करते हैं जो भी अमेरिका का, अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये मेरी बातों को आपने गौर से सुनना है। सबसे पहली चीज़ कि DS-160 फॉर्म हमेशा, अगर आपको फिलअप नहीं करना आता, खुद ना करें, ठीक है। मैं नहीं कह रहा आप हमसे सर्विस लें यार, आप किसी अच्छे से कंसल्टेंट के पास जाएं जिसको नॉलेज भी हो इस हवाले से, ठीक है। अगर आप हमसे करवाना चाहेंगे, हम ये सर्विस नहीं देते, ठीक है। तो इसलिए आप किसी अच्छे से कंसल्टेंट के पास जाएं, DS-160 फॉर्म उससे फिलअप करवाएं। अच्छा, मैं अपनी तरफ से अपना इसलिए कह रहा हूँ यार, यकीन करें ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, जिसकी वजह से
टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हमारा कोई बहुत बड़ा कोई इदारा नहीं है या कोई बहुत बड़ा ऑफिस नहीं है जिस वजह से हम आपको डील कर सके। एक लिमिटेड हम क्लाइंट्स को लेते हैं, उनका काम करते हैं, दैट्स इट। अच्छा, पहली चीज़ का तो ये ख्याल रखना है DS-160 फॉर्म जो है वो आपने एक ऐसे बंदे से फिलअप करवाना है जिसको एक्सपीरियंस हो इस बेस पे, स्पेशली अमेरिका के लिए। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़, आपने कभी भी अमेरिका के वीज़ा में, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया ना कनाडा के हवाले से, इसी तरह अमेरिका करंटली ये चीज़ कर रहा है। अगर आप अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करते हैं, अमेरिका को जो है वो नादरा के आपके डाटा से पता चल जाता है आप शादीशुदा, फॉर एग्जांपल आप बोल देते हैं यार मैं तो शादीशुदा हूँ, ठीक है जी, आप फेक अपना जो है वो बनवा लेते हैं FRC MRC वगैरह और अटैच कर देते हैं, तो यार उनको नादरा के सिस्टम से पता चल जाता है कि ये बंदा तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना इसका बच्चे का बेफार्म बना है, ना इसका निकाह नंबर रजिस्टर्ड है, ये तो फेक है। तो वो आपको मिस रिप्रेजेंट की वजह से आपको बैन भी कर देते हैं पक्का, और बहुत सारे कंट्रीज़ को बता भी देते हैं कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये गलत अपने आप को रिप्रेजेंट करके वीज़ा अप्लाई करता है, तो इसको आप अवॉइड करें या इसको देखभाल के दें, समझ लेके फिर आया बहुत मुश्किल होता है वीज़ा लेना। इवन के दुबई जैसा कंट्री आपको कहता है कि नहीं यार आप अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपने आप को फेक साबित करते हैं, जाहिर करते हैं, तो वो आपको वीज़ा नहीं देते, तो इस चीज़ से बचिएगा। दूसरी चीज़, मैंने आपको बता दिया DS-160 फॉर्म में कभी भी झूठी कोई चीज़ या 2 नंबर कोई चीज़ ना लिखे, जो भी एक्चुअल रियलिटी है ना वो लिखें यार। जब उन्होंने देखना ना कि DS-160 फॉर्म में वही चीज़ें हैं जो उनको आपके डेटाबेस सिस्टम में से पाकिस्तान के से मिली हैं, अगर आपस में अटैच कर रही हैं तो उनको एक बिल्ड हो जाता है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। उसके बाद वो आपका इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू से वो सेटिस्फाइड होते हैं, आपको वीज़ा दे देते हैं। लेकिन अगर आप मिस रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए इशू बन सकता है। और सेकंड थिंग, बहुत सारे लोग पूछते हैं यार अमेरिका के लिए स्टेटमेंट चाहिए, अमेरिका के लिए FRC चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए कि नहीं, तो डेफिनेटली चाहिए। अच्छा, अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात आपको वीज़ा ऑफिसर कह देता है, अगर आपकी प्रोफाइल, जैसी आपकी प्रोफाइल है ना, आप उसको मद्देनजर रखते हुए देखें कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए कि नहीं, तो आपकी प्रोफाइल है ना स्टेट लाइक आप एक किसी बैंक के मैनेजर हैं, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं जो कि बहुत अरसे से रन कर रहा है, आपके अकाउंट में बैलेंस है, आपने NTN रिटर्न्स वगैरह हर चीज़ आपका प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, बिजनेस जो है वो कई सालों से रजिस्टर्ड है, मतलब एक प्रॉपर यार आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं ना, फिर तो इतनी टेंशन नहीं होती, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं भी देखते, इंटरव्यू करके वीज़ा दे देते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है जिसमें उनको डाउट होता है कि यार फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ, मेरे तो लाखों रुपए मैं कमा रहा हूँ, तो वो आपसे पूछते हैं सैलरी स्लिप्स कहाँ हैं, आप सैलरी स्लिप्स आप दिखाते हैं, वो इससे भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि सैलरी स्लिप्स तो बन जाती हैं, आप किसी भी टाइपिंग सेंटर वाले को जाके बोले वो सैलरी स्लिप आपको बना देगा, लेकिन वो फिर क्या करते हैं, वो आपसे स्टेटमेंट मांगते हैं, फिर वो देखते हैं कि आपको फॉरेन से पैसा, आपकी स्टेटमेंट में मेंशन होता है कि इसको पैसा कहाँ से आ रहा है, वो फिर आपकी स्टेटमेंट देखते हैं, आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स फिर वो देखते हैं, तो कई केसेस में देखते हैं, इसलिए आप अपने एहतियातन सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके चलें, स्टेटमेंट FRC हर चीज़ अपनी साथ लेके चलें, ताकि अगर इन केस वो डॉक्यूमेंट मांग ले तो आपको टेंशन ना हो। ये ना हो कि इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू क्लियर किया है, वो सेटिस्फाइड, अब वो कहता है एहतियातन वो कह देता है यार अपनी स्टेटमेंट दिखाओ, और आप बोलो जी स्टेटमेंट तो मैं लाया ही नहीं हूँ, तो आपको रिजेक्ट कर देगा। आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद होना चाहिए, ताकि अगर वो मांग ले, ना मांगे तो ठीक है, आप फाइल बंद रखें, अगर मांग ले तो आप फ़ौरन निकाल के डॉक्यूमेंट दे सकें, इसलिए डॉक्यूमेंट साथ लाजमी लेके जाएं। अब आते हैं कतर की तरफ। यार कतर के हवाले से ना बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे एक ही मैसेज होता है कतर को लेकर, स्पेशली सर मुझे कतर का विजिट वीज़ा चाहिए, सर मुझे कतर का 1 महीने का वीज़ा, मुझे 3 महीने का। यार कतर का वीज़ा जो है ना ऑन अराइवल है, पाकिस्तानियों को वीज़ा चाहिए नहीं है। अच्छा, एक बहुत सारी एक और चीज़ भी सुनने को मिल रही है जी, अभी वर्ल्ड कप के दौरान है तो पाकिस्तान को वीज़ा दे नहीं रहे, और यार मतलब यार ये फेक ही है, अफवाहें उड़ाते रहते हैं कि जी वो कतर वर्ल्ड कप की वजह से पाकिस्तानी को ऑन अराइवल एंट्री दे नहीं रहा। एक बंदा जाता है, उसको किसी अपनी रीज़न की वजह से एंट्री नहीं मिलती, वो वर्ल्ड कप पे डाल देता है जी वर्ल्ड कप की वजह से नहीं मिली। आपको ऑन अराइवल है पाकिस्तानियों के लिए 1 महीने तक आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट, ID कार्ड, आपका होटल बुकिंग कंफर्म चाहिए होती है और टिकट कंफर्म चाहिए होती है रिटर्न, ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। आप जाके यहाँ से पाकिस्तानी इमिग्रेशन आपको टेंशन नहीं देती, आप बताएंगे ऑन अराइवल है तो मैं जा रहा हूँ, होटल बुकिंग देखेंगे, टिकट आपकी देखेंगे, तो आपको पासपोर्ट वगैरह देख के आपको यहाँ से आप चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा जी, जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, कतर की जो वीज़ा की फ़ीस है वो कतर के एयरपोर्ट पे पहुँच के आपने देनी है, आपको एंट्री एग्जिट की स्टैंप लग जाएगी, तो आपका जो ऑन अराइवल हो जाएगा। 1 महीना आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं और वीज़े को आप रीन्यू भी कर सकते हैं कतर में। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछते हैं जी कतर हम अगर ऑन अराइवल चले जाते हैं, जॉब मिल जाती है तो क्या सीन होगा। डेफिनेटली यार वो एक विजिट वीज़ा ही है ना, टूरिस्ट वीज़ा ही, आपको जॉब मिल जाती है, आप वहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, आपका जो वहाँ पे एम्प्लॉयर है वो आपको इजीली वर्क परमिट दे सकते हैं, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है।
आई होप सो यार, ये वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपसे शेयर करना ज़रूरी थी। आप लोगों के बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे इस हवाले से, तो मैंने कहा इस पर वीडियो बना दूं ताकि एक दो को नहीं सभी लोगों को पता चल जाए। वीडियो पसंद आई है या कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी विजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।